नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अखंड भारत निर्माता महान चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन आज हम उन पर चर्चा कर ही लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के पहले भारतवर्ष अनेक टुकड़ों में विभाजित था, 16 महाजनपदों में विभाजित था। भारत पर बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारी हमले हो रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बाद भारतवर्ष में एकता आई, अखंडता का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। जब भारत पर सिकंदर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, तो उस समय चाणक्य ने नंद वंश के शासक घनानंद के पास जाते हैं कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है। लेकिन जो घनानंद होता है, घनानंद चाणक्य का अपमान करता है। तब से चाणक्य शपथ लेते हैं, दृढ़ संकल्प लेते हैं कि जब तक मैं घनानंद के साम्राज्य का विनाश न कर दूंगा, तब तक मैं अपने शिखर को बांधूंगा नहीं। तब से जब चाणक्य मगध से वापस लौट रहे थे, वापस लौटने के बाद उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य से जब उनकी मुलाकात होती है, तो वह नन्हे बालक एक राजकीय खेल में व्यस्त था और अपने दोस्तों को कैसे राजपाट किया जाता है उस पर चर्चा कर रहे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य बहुत प्रभावित होते हैं और उनको अपने साथ तक्षशिला ले जाते हैं। यह हम दोस्तों शॉर्टकट में बता रहे हैं, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चीजें बहुत ही कम ही पूछी जाती है। लेकिन चलिए अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां और चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे अपने जीवन में और कैसे भारत को अखंडता को लेकर गए। देखा जाए, ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स के भी नाम से भी जाना जाता है। सेंड्रोकोट्स या एंड्रोकोट्स के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के जो मगध के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को युद्ध में पराजित करते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। देखा जाए, अब शुरुआत से अगर हम बात करें, जब वो मगध पर पहली बार आक्रमण करते हैं, लेकिन वह असफल हो जाते हैं। असफल आक्रमण कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। असफल आक्रमण होता है, उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। फिर वो लोग वहां से निकल आते हैं मगध से निकलने के बाद एक छोटी सी झोपड़ी में जाते हैं, घर में जाते हैं। महाबोधि वंश में इसका जिक्र मिलता है। महाबोधि वंश में जिक्र ये मिलता है कि उस घर में जाते हैं तो एक औरत अपने बच्चे को रोटी खिला रही थी, मतलब रोटी बना रही थी, उसका बच्चा रोटी खा रहा था। तो वह बालक बीच रोटी में से, जो रोटी होता है उसमें गर्म हिस्से को बीच के हिस्से से खा रहा था, तो और वह उसका हाथ जल जाता है। तो उसकी माँ उसको डांटते हुए बोलती है कि तू भी वही गलती कर रहा है जो चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। उन्हें बीच के भाग में तुरंत ना जाकर सीमांत भागों पर आक्रमण करना चाहिए था। जैसे रोटी का टुकड़ा बीच से न तोड़कर, मतलब किनारे से आप उसको खाएंगे, तो अगर आप बीच में खाने की कोशिश करेंगे तो आपके हाथ जलने की संभावना रहेगी। तो उसी तरह उसकी माँ उस बच्चे को समझाती हैं। फिर उससे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को बहुत बड़ी सीख मिलती है। फिर उन्होंने अपनी योजना को परिवर्तन करते हैं। फिर तो सीमांत भाग होते हैं, जैसे पंजाब हो गया, सिंध का विजय करते जाते हैं। फिर वह भारतवर्ष का जो निर्माण होते हैं, तो पहले वो सीमांत भागों को जीतते जाते हैं। जो सीमांत भाग में अगर हम बात करें, पंजाब और सिंध पर विजय करते हैं, जिसका वर्णन मुद्रा, जो विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, उसमें वर्णन मिलता है बाकायदे से। और वो सिंध और पंजाब को विजय कर लेते हैं, सीमांत भागों को जीतकर चले जाते हैं। जब सीमांत भागों को वो जीतते हैं, सीमांत भागों को जीतने के बाद इसमें वर्णन मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गंधार, यवन, शक, मूढ़, चीनी लोगों को सम्मिलित कर विशाल सेना का गठन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने गंधार, यवन, शक और मूढ़, चीनी लोगों को सम्मिलित कर एक विशाल सेना का गठन किया और गठन करने के बाद फिर मगध पर आक्रमण करते हैं। मगध पर उनकी विजय हो जाती है। जब दोबारा आक्रमण करते हैं, मगध विजय, महावंश टीका में घनानंद का वध कर दिया गया है। ऐसा जो अगर हम बात करें, महावंश टीका में उल्लेख मिलता है कि घनानंद का वध कर दिया गया है। लेकिन जो परिशिष्ट पर्वन है, परिशिष्ट पर्वन में उल्लेख मिलता है कि घनानंद को जीवन दान दे दिया जाता है। उसमें यह उल्लेख मिलता है कि उसे राज से बाहर कर दिया जाता है, वह राज में नहीं रहेगा, बाहर अपना जीवन यापन व्यतीत करेगा। ऐसा परिशिष्ट पर्वन में कहा जाता है। साथ में देखा जाए, फिर चंद्रगुप्त मौर्य की बिंदास शासक, भारतवर्ष का अखंड भारत निर्माता हो। फिर जो सेल्यूकस होता है, सेल्यूकस हीरो बनने की कोशिश करता है कि मैं भारत पर आक्रमण करूंगा, जो मेरे प्रदेश हैं मैं उनको जीतने की कोशिश करूंगा। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जीत लिया था उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है सेल्यूकस, जो सिकंदर का सेनापति होता है। फिर बाद में शासक बनता है यूनान का। तो देखा जाए,
सेल्यूकस से युद्ध होता है 312 ईसा पूर्व में वह शासक बनता है सेल्यूकस। 312 ईसा पूर्व में वह शासक बनता है सेल्यूकस। शासक बनने के बाद देखा जाए 312 में, फिर 303 ईसा पूर्व में, जब 305 ईसा पूर्व में युद्ध शुरुआत होती है, फिर 303 ईसा पूर्व में संधि होती है। संधि के तहत देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को युद्ध भूमि में पराजित कर देते हैं, सेल्यूकस को युद्ध में हरा देते हैं। सेल्यूकस को युद्ध में तो हरा देते हैं, फिर उनके बाद जो संधियां होती हैं, संधि में क्या था अगर हम बात करें, जो संधि का विवरण स्ट्रैबो, एपियानस तथा प्लूटार्क ने किया है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। स्ट्रैबो, एपियानस और प्लूटार्क ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो संधि हुई थी 303 ईसा पूर्व, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। 303 ईसा पूर्व में जो संधि हुई थी उसमें स्ट्रैबो, एपियानस और प्लूटार्क ने इसका विवरण दिया है। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को आर्कोसिया, यानी आर्कोसिया आपका कंधार, फिर आपका प्रोवनिस्डाई यानी काबुल, और एरिया ने हिरात, और साथ में जेड्रोसिया ने मकरान तट चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप देता है। चंद्रगुप्त मौर्य को इतने सारे प्रदेश सौंप देता है, आपका कंधार, काबुल, हेरात और मकरान तट चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस दे देता है। युद्ध में हार जाता है, संधि होती है, और देश में पहली बार अंतरराष्ट्रीय विवाह होता है, इंटरनेशनल विवाह देखा जाए चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना का विवाह होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साइड से, चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कि अब हम भी कुछ दे दें, उनको गिफ्ट दे दिया जाए, तो चंद्रगुप्त मौर्य 500 हाथी उपहार स्वरूप देते हैं। उनके मन में थी, आप लोग जब पोरस पर आक्रमण करते हैं तो पोरस जब सिकंदर पर हमला करते हैं तो अपने हाथी में बैठे हुए, तब से सेल्यूकस जानता है कि भारत के जो हाथी हैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य उनके मनोदशा समझ गए थे और उन्हें 500 हाथी उपहार स्वरूप दिया था। अब सेल्यूकस है वह चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर बन जाते हैं, आप लोग जानते होंगे उनके ससुर जी बन जाते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य उन्हें 500 लड़ाकू हाथी सेल्यूकस को उपहार में दे देते हैं, गिफ्ट में दे देते हैं कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, आप कभी याद रखोगे कि एक दामाद ने अपने ससुर को 500 हाथी दान में दिया। ऐसा कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं। फिर देखा जाए पश्चिमी भारत विजय, चंद्रगुप्त मौर्य की जो विजय थी पश्चिमी भारत विजय, उनकी एक बहुत बड़ी विजय मानी जाती है, जिसका उल्लेख रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख में मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य सौराष्ट्र प्रदेश को जीतकर पश्चिम भारत पर आक्रमण करते हैं। तब ना जब चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को भी युद्ध में हरा देते हैं, फिर अखंड भारत निर्माण करते हैं कि एक भारत का निर्माण हो। चंद्रगुप्त मौर्य गिरनार अभिलेख में सौराष्ट्र प्रदेश जीतकर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था, और इस प्रदेश में जो चंद्रगुप्त के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त वैश्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। आप लोग जानते होंगे सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, क्योंकि यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। साथ में दक्षिण भारत विजय, अशोक के अभिलेख और जैन और संगम साहित्य में उल्लेख मिलता है, इसकी जानकारी मिलती है, दक्षिण भारत विजय की जानकारी मिलती है। देखा जाए संगम लेखक मामलुनार के ग्रंथ अहना नुरु में वर्णन मिलता है कि मौर्यों ने एक विशाल सेना लेकर दक्षिण क्षेत्र में मोहर नाम के राजा पर आक्रमण किया, और इस अभियान में कोसर तथा वालुगर के 2 मित्र जातियों ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। आप लोगों ने यहाँ तक इसे नोट कर लिए होंगे दोस्तों। देखा जाए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत भी जीत लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका उल्लेख कौन करता है? मामलुनार के ग्रंथ अहना नरु में इसका वर्णन मिलता है कि मोहर नामक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध में हराते हैं, और उनको युद्ध में हराने के बाद दक्षिण भारत में भी एक विशाल शासन स्थापित कर लेते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो दक्षिण भारत विजय में अशोक के अभिलेख और जैन और संगम साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। तो देखा जाए फिर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोग इसको नोट कर लीजिए, अखंड भारत का निर्माण तो हो जाता है इसके बाद से। साथ में महावंश के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण जम्मू द्वीप भारत का शासक बना दिया। जो आपका महावंश के अनुसार कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण जम्मू द्वीप का शासक बना दिया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को समुद्र पर्यंत कहा गया है। मुद्रा राक्षस में जो चंद्रगुप्त मौर्य को समुद्र पर्यंत कहा गया है। महास्थान और सुविवारा अभिलेख में अकाल का उल्लेख मिलता है, और महास्थान अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का बंगाल विजय का उल्लेख मिलता है। बंगाल को भी जीत लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तब ना अखंड भारत का निर्माण होता है। तो बंगाल विजय का भी उल्लेख मिलता है।
महास्थान अभिलेख में बंगाल विजय का उल्लेख मिलता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अकाल का उल्लेख महास्थान और सोगारा अभिलेख में मिला था। यह यूजीसी नेट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा डीप में पूछा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य बाद में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य को पश्चाताप सा होता होगा, पता नहीं क्या। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र के पक्ष में राज सिंहासन का त्याग कर जैन संत भद्रबाहु व 1200 समर्थकों के साथ श्रवण बेलगोला में मैसूर चले जाते हैं और वहां संलेखना विधि से तपस्या करते हैं। फिर संलेखना विधि से अपने शरीर को त्याग कर देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य त्याग कर देते हैं संलेखना विधि से। संलेखना विधि का जो उल्लेख है आपका बृहद कथा कोश, भद्रबाहु चरित, राजबली कथा और मुनि वंशाबुधय कन्नड़ रचना में इसकी जानकारी मिलती है। और साथ में देखा जाए जो अकाल पड़ता है उसमें भद्रबाहु का बहुत ज्यादा योगदान होता है, तो उनसे प्रभावित होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से मतलब अपना लेते हैं और फिर वो जाकर संलेखना विधि से अपने शरीर को त्याग कर देते हैं। ऐसे भारतवर्ष के जो महान सम्राट है, अखंड भारत निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।